हाँ जी, वॉइस कंफर्म कर दीजिए मेरी। आवाज़ आ रही क्विकली बता दो, जितनी भी स्टूडेंट लाइव हैं। हाँ जी, कंफर्म करिए आवाज़। वेरी गुड इवनिंग अगेन। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग मिले थे। चलिए भाई, शुरू करें। लास्ट सिलेबस टॉपिक है, वैसे एग्जाम में नहीं आता है, मतलब अभी नहीं आया है, बट कभी कभी आ जाता है। तो जिन स्टूडेंट को सिर्फ पास होना है, वो इस टॉपिक को अगर स्किप कर देंगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। सॉरी। एग्जाम में हम अपने साथ क्या क्या ले जा सकते हैं? पेन वगैरह कुछ हम पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, टेंशन न लें। भी जो भी एग्जाम ले जाने वाली एसेसरीज होती हैं, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, तो एडमिट कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि आपको एग्जाम में क्या ले जाना है, कब पहुंचना है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम टाइम, सब कुछ लिखा रहता है उसमें। हाँ जी, मीटिंग क्लास के बाद अगेन दोबारा हम लोग रखेंगे। ठीक है, क्लास खत्म हो जाएगी, मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों से बातचीत अधूरी रह गई थी। ठीक है, अच्छा लगा था जूम पर बातचीत करना, अच्छा लगा था, बट लिमिट होती है जूम पर, इसीलिए क्लास वहां पर नहीं हो पाते, फिर अनवांटेड बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक का इतिहास ये है कि वो 2023 वाले जितने पेपर हुए हैं उसमें से लगभग 24 पेपर हैं, उस सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वेटेज बहुत कम है, बट सिलेबस में है तो देखा जाता है। ऐसे इंट्रोडक्शन बेसिस पर मैंने आपको एमएस ऑफिस के अंदर ही डेटाबेस को समझा दिया था। फिर भी डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ टर्म के साथ इसे समझ लेते हैं कि अगर इन केस एग्जाम में आया तो हम कम से कम क्वेश्चन के साथ डील कर पाए, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका टारगेट 65 या फिर उससे भी प्लस है। तो भाई उनके हिसाब से तो हमें कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना है। बाकी आप लोग जॉब करते हैं तो आप अगर इस टॉपिक को छोड़ेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बाकी कोई डाउट परेशानी है तो अभी आ जाइए, मैं मीटिंग लूंगा, वहां पर हम सब चीजें डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या कौन सा पॉइंट। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और मैं कर लेता हूं आपके लिए पीडीएफ ओपन, जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है। टॉपिक का नाम आप सभी को पता है सर, एमएस एक्सिस है। और अच्छी बात पता है क्या, इस टॉपिक को हम दोनों बेस पे समझेंगे, यानी हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट और इसका प्रैक्टिकल नहीं सॉरी इसका थ्योरी एमसीक्यू वाला पार्ट दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे, यानी इसकी कोई अदर क्लास नहीं होगी, इसी क्लास में हम कंप्लीट कर जाएंगे इस टॉपिक को भाई। ठीक है, बाकी कोई आपका अदर डाउट हो तो क्लास के बाद आप पूछ लेना मुझसे। अभी क्लास से रिलेटेड कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। जैसा कि आपको पता है कि जब हम किसी टॉपिक के साथ स्टडी करते हैं तो टॉपिक को कंप्लीट करने का, टॉपिक को मतलब समझने के, एक तो सीधा आप थ्योरी बेसिस पे चले जाइए, लेकिन जो टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है लेकिन पूरा नहीं होता, तो उसके टर्म हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यही खेल कुछ एमएस एक्सिस का भी रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे आपको, वैसे तो एमएस ऑफिस के आपने बहुत सारे सर्विसेज प्रोग्राम पढ़ लिए, बहुत सारे, क्या 3 तो पढ़े ही हैं, बाकी और भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताए थे, तो एंड तो आपको बहुत कुछ हो गया है। अब इसका क्या पॉइंट है, कैसे वेटेज रखता है एग्जाम में, उसकी हमें बात करनी है। चलिए तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, क्योंकि जिससे आपको दिखे कम से कम, तो मैं उसी हिसाब से जूम कर लेता हूँ। ठीक है,
चलिए भाई, तो एमएस ऑफिस की जो डेफिनेशन है, सॉरी, एमएस एक्सेस की डेफिनेशन आखिर होता क्या है, ये बहुत बेसिक से पॉइंट है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनकी मदद से आप मतलब समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है, एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्सेस को ही हम डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी देखा था और वैसे भी हम लोग जानते हैं, दोनों बेस पर हमने समझा था। वहीं अगर एक्सेस के ऑफर मतलब एक्सेस जिन फंक्शनलिटी को, जिन फंक्शंस को करने की बात करता है, वो डेटाबेस और हमारे जो प्रोग्रामिंग, जैसे अगर हम फॉर्म के साथ काम करना चाहते हैं, उन सब की क्रिएटिविटी, उनको क्रिएट करने को, उनको मैनेज करने का काम करता है। साथ ही साथ में अगर मैं समराइज करूं डेटाबेस के फंक्शन को, तो आप समझ सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बहुत बड़ा आपके पास इंफॉर्मेशन या फिर बहुत बड़ा डेटा है, उसे एनालाइज और आप मैनेज करना चाहते हैं, तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ आप एनालाइज कर सकते हैं, उसे मैनेज भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे जैसे आप आगे टर्म समझोगे, वैसे वैसे आपको इसके फंक्शन और फीचर्स दोनों समझ में आएंगे कि कैसे काम करता है ये और क्या क्या जरूरी है। चलिए, एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं तो एमडीबी और ACCDB, आप इस स्लैश का फंडामेंटल आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में हमने स्लैश का फंडामेंटल देखा था। वहीं MDT और ACCDT, अब यहाँ पर अगर टी लगाए तो टी फॉर आपने टेम्पलेट पढ़ा था, तो कुछ नया नहीं है। साथ ही साथ में XPS जो फाइल है, वो बिल्कुल MS PDF फाइल की तरह वर्क ही करती है। तो कभी पूछा जाए कि XPS फाइल ट्रीट तो PDF बिल्कुल PDF की तरह ही होती है, ठीक है। ओपन करने के तरीके तो आप सभी को पता है कि ओपन करने के जो तरीके हैं, ना तो मैंने MS वर्ड में लिखाए थे, ना वो एक्सेल और ना पावर पॉइंट में, मैंने यहाँ पे लिखा दिए। तो यही है कि मैंने सबका एक कंबाइंड मेथड बनाया है। आपने सुना भी होगा कि मेरे नोट्स के लिए मेरा रेफरेंस जरूरी होता है। चलिए, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेस पर आपको क्लिक करना होगा, पहला तरीका ये। दूसरा है राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, न्यू में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर क्लिक करो, तब आपका हो जाएगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सर्च प्रोग्राम में आप या तो MS एक्सेस लिख दीजिए या फिर आप एक्सटेंशन लिख दीजिए, तो आपका एक्सेस ओपन हो जाएगा। या फिर आप रन डायलॉग्स की मदद से भी आप MS एक्सेस को ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि रन डायलॉग्स की मदद से, रन विंडो की मदद से जब हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, तो उसके लिए कीवर्ड की हमें जरूरत होती है। तो वो कीवर्ड टाइप करने को, जैसे MS वर्ड अगर आपको ओपन करना है रन डायलॉग्स की मदद से, रन विंडो की मदद से, तो आप कैसे करेंगे? क्या वो कीवर्ड है? जैसे पावर पॉइंट के लिए हम पावर PNT लिखते हैं, MS एक्सेस के लिए MS एक्सेस लिखते हैं, एक्सेल के एक्सेस लिखते हैं, एक्सेल लिखते हैं। तो वर्ड के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस की जगह अगर आप दूसरा प्रोग्राम जैसे वर्ड ओपन करो तो वर्ड लिख दो, आप अगर एक्सेल ओपन कर रहे हो तो एक्सेल, पावर पॉइंट, सिमिलर ये चारों स्टेप माने जाते हैं, ठीक है। एक स्टेप ये भी होता है कि अगर आप पहले से कोई बनी फाइल है उस पर अगर आप डबल क्लिक कर देंगे, तब भी उस प्रोग्राम की फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, ये भी एक प्रेजेंटेशन भी है। चलिए, तो इंटरफेस हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, इंटरफेस की मैं जरूर बात करूंगा, आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। ये हमारा इंटरफेस होता है। इस इंटरफेस में ये वाली विंडो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, तो इसे मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये आपको टेबल वाला व्यू जो नजर आ रहा है, ये हमारा टेबल व्यू है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, ये लिस्ट ऑफ क्वेरी है, ये लिस्ट ऑफ फॉर्म्स हैं। आगे देखोगे तो लिस्ट ऑफ आपके रिपोर्ट्स हैं जो आप बना रहे हो, यानी यहाँ पर एक्सेस के आपके ऑब्जेक्ट नजर आते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको डेटा टाइप नजर आएंगे। आप ये पूछोगे आप ये डेटा टाइप होते क्या है, तो अभी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएंगे।
ये टेबल्स के फील्ड हैं। देखो फील्ड आप लोग जानते हैं, मैंने एक्सेल में आप सभी को बताया था, वर्ड में भी बताया था कि जो कॉलम्स थे, कॉलम को हम फील्ड और हेडिंग के नाम से जानते थे। तो जो हमारे टेबल में हेडिंग होती है उन्हीं को हम कॉलम या फील्ड कहते हैं, ठीक है। बाकी फील्ड की अगर आप प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी भी कर सकते हो कि हमें कितना किसका लेंथ रखना है, क्या वैलिडेशन रखना है, क्या क्वेरी लगानी, ये सारी चीजें इसमें कॉमन बेस से होती है। तो प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये टेबल टूल का टैब है जिसकी हम बात करें प्रेजेंट में। यहाँ पर आप कीज भी लगा सकते हो, की प्राइमरी की, फॉरेन की, जो भी आपको की लगानी है, तो की का भी फंडामेंटल रहता है इसमें। बाकी कुछ टर्म और हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलम को हम फील्ड, हेडिंग्स या फिर एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं। कॉलम आप लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे ये रोल नंबर है, नेम है, सिटी है, ये हमारे कॉलम्स हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, जैसे आपका 101 है, 102 है, 103 है, ये हमारे रो को हम रिकॉर्ड और टपल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमें, वैसे तो आप टेबल के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन यहाँ पर हमें उनके और अदर नाम मिल गए। जैसे कॉलम रो हम कॉमन रूप से जानते थे, लेकिन कॉलम को हम फील्ड, एट्रीब्यूट्स और हेडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार अगर हम रो की बात करें तो रो को रिकॉर्ड या फिर टपल के नाम से जानते हैं। वैसे मैंने आपको अगर याद हो तो जब आपने मील मर्ज पढ़ा था तो मील मर्ज में मैंने रो का डेफिनेशन भी समझाने का प्रयास किया, जो कि ग्रुप ऑफ फील्ड की बात करता था, ठीक है ना। वहां पर भी मैंने समझाया था, आपने समझा था। फिर भी यहाँ पर दो टर्म और आपको मिल जाती हैं। जैसे अगर डिग्री की मैं बात करूं, वैसे ये टर्म अभी तक पूछे नहीं गए, बट कभी पूछे जाए तो हमें तो पढ़ना होगा ना। डिग्री की बात करें तो जो नंबर ऑफ कॉलम है उन्हें हम डिग्री कहते हैं। जैसे इसमें हमारे कितने कॉलम है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रो की बात करता है, इसमें कितनी रो है, आप बोलोगे 7, तो कार्डिनलिटी कितनी, 7 है। आइडेंटिटी हमारी नेम ऑफ द टेबल, मतलब जो आइडेंटिटी होती है वो हमारी टेबल का नेम होता है, जो भी हम टेबल का नाम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 3 नए टर्म मिले हैं, डिग्री, कार्डिनलिटी और आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उन टर्म्स की, उन बेसिक ऑब्जेक्ट की, जो कि डेटाबेस में यूज होंगे, क्योंकि टर्म्स का खेल ही मेन है। टर्म समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब टर्म्स के लिए मैंने यहां पर टर्म्स की डेफिनेशन लिख रखी है। पहला टर्म डेटाबेस फाइल है, दूसरा है डेटा टाइप। कहीं ना कहीं ये दोनों नाम आपने अभी मेरे सुने होंगे जब मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन उनकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। अगर हम डेटा फाइल की बात करें, यह एक फाइल है। क्या है, डेटा फाइल है, तो फाइल तो होगी, जो कि पूरे डेटाबेस को स्टोर करती है। डेटाबेस फाइल आपके हार्ड ड्राइव में या फिर अन्य ड्राइव में स्टोर की जाती है। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बोलूं तो हमारे जो एक्सेस की बनी हुई फाइल है उसे हम डेटाबेस फाइल से नाम से जानते हैं। जैसे आपको एमएस वर्ड की फाइल को आप डॉक्यूमेंट कहते थे, आप एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते थे। इसी प्रकार आप अगर पावर पॉइंट की बात करोगे तो पावर पॉइंट की फाइल को हम प्रेजेंटेशन कहते थे, तो एक्सेस की फाइल को हम डेटाबेस कहते हैं। आया समझ में, बस वही चीज है। अगला जो पॉइंट है वो है डेटा टाइप। क्या है, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप प्रत्येक फील्ड, ये क्षेत्र नहीं है, इसे हम फील्ड बोलेंगे। फील्ड आप लोग जानते हैं, फील्ड मैंने आपको बताया था, फील्ड क्या होता है सर, कॉलम। फील्ड को हम कॉलम ही तो कहते थे, यानी प्रत्येक कॉलम की जो प्रॉपर्टी बताता है उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। प्रत्येक फील्ड का एक डेटा टाइप होता है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, डेट। यानी सर ये क्या है, जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल में हमने जो फील्ड बनाया, जो कॉलम बनाया या फिर जो हमने हेडिंग बनाई है,
उसका कुछ ना कुछ जो डेटा टाइप होगा। वापस मैं टेबल पे आता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैंने फील्ड कॉल रोल नंबर बनाया, तो रोल नंबर में हमारा डेटा टाइप क्या आएगा? रोल नंबर हमेशा नंबर में लिखा जाएगा, आपको भी पता है। जैसे नेम है, तो नेम में टेस्ट ही आएगा ना, आप टेस्ट में नंबर तो लिख नहीं सकते। आप अगर मैं सिटी की कॉलम की बात करूं, सिटी के हेडिंग की बात करूं, तो इसमें जो डेटा आएगा वो टेस्ट में ही आएगा। सही बात है या गलत है? तो कहने का मतलब है कि जो डेटा टाइप होता है वो ये डिफाइन करता है कि हम जो कॉलम बना रहे हैं उस कॉलम में किस प्रकार का डेटा हम लिखेंगे। अब किस प्रकार का डेटा लिखेंगे ये डेटा टाइप बताते हैं। जब डेटा टाइप आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम किस किस प्रकार के डेटा टाइप सेट कर सकते हैं अपने फील्ड, कॉलम या फिर हेडिंग्स के अंदर। ठीक है, चलिए, तो डेटा टाइप समझ गया। तो डेटा टाइप की मेन होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन समझ में आएगी तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। आगे मैं डेटा टाइप जितने भी हैं उनको पढ़ाऊंगा, लेकिन हम ऑब्जेक्ट या फिर टर्म की बात कर रहे हैं तो उन टर्म को देख लेते हैं। चलिए, अगला एक्सेस में टर्म है टेबल। टेबल आप सभी को पता है कि टेबल हमारे एमएस एक्सेस में वर्किंग एरिया माना जाता है। जिस एरिया पर हम काम करते हैं डेटाबेस में, वो टेबल ही होता है। जानते कि नहीं जानते? और टेबल को हम वर्ड में, क्योंकि वर्ड में भी हमने टेबल बनाई थी और एक्सेल में तो स्प्रेड थी, एज अ टेबल ही कंसीडर होता है। तो वहां पर तो हमने पूरे ऑपरेशन को जाना था। जब ऑपरेशन वहां से समझ के आए हो तो यहां पर भी समझ गए। यानी अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वर्ड का वर्किंग एरिया पेज था, एक्सेल का वर्किंग एरिया स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट का वर्किंग एरिया हमारा स्लाइड। इसी प्रकार डेटाबेस या फिर एमएस एक्सेस का जो वर्किंग एरिया होता है वो हमारा टेबल होता है। टेबल को अगेन समझाने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं कि टेबल में क्या क्या पॉइंट हैं। तो टेबल एक ऑब्जेक्ट है किसका? एमएस एक्सेस का, जो कि डेटा को स्टोर करता है रो एंड कॉलम के अंदर। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि रो एंड कॉलम का कलेक्शन होता है हमारा टेबल। ये टेबल रो एंड कॉलम से ही बनता है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। टेबल यूजली रिलेटेड अदर टेबल इन अ डेटाबेस, मतलब एक टेबल को अदर टेबल से हम रिलेट कराते हैं, जिसे हम डेटाबेस की फाइल में, मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे डेटाबेस फाइल में एक ही टेबल हो, मल्टीपल टेबल हो सकती हैं, तो उनको आपस में रिलेट कराते हैं। तो ये भी पॉइंट है। प्रत्येक कॉलम का एक यूनिक नाम होता है। इस कॉलम जानते हैं हेडिंग, यानी जो कॉलम हमने बनाया है वो अकेला ही रहेगा। जैसे हमने अभी टेबल में रोल नंबर बनाया, तो जरूरी नहीं आप दूसरा कॉलम भी रोल नंबर बनाओ, वो यूनिक रहेगा। फर्स्ट नेम यूनिक रहेगा, सिटी नेम न्यू यूनिक रहेगा, आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन आल्सो डिफाइन प्राइमरी की इन अ टेबल, यानी हम प्राइमरी की को टेबल में डिफाइन कर सकते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की, ये कीज हैं जो हमारे टेबल में अप्लाई की जाती है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एमएस वर्ड को रन डायलॉग्स की मदद से हम सर्च करते हैं, तो विनवर्ड आप लोगों ने लिखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अगला हमारे पास टर्म है क्वेरी। अगला टर्म है क्वेरी। क्वेरी मतलब सवाल। जैसे आपका कोई डाउट है ना, आप जो मतलब जवाब मुझसे मतलब जैसे क्वेरी का मतलब होता है कि हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन का आंसर अपने अकॉर्डिंग चाहिए हमें। मतलब हमारे पास बहुत डेटा है लेकिन उसमें से हमें सेलेक्ट करके कुछ डेटा चाहिए। तो क्वेरी आंसर अ क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड फिल्टरिंग डेटा बेस्ड ऑन सर्च क्राइटेरिया। मतलब क्वेरी क्राइटेरिया के आधार पर, क्राइटेरिया के लिखा है यहां पर मैंने, क्वेरी क्राइटेरिया के आधार पर डेटा का सिलेक्शन, छटाई क्या होता है भाई, फिल्टरिंग, नहीं, फिल्टरिंग, स्टोरिंग, सिलेक्शन के बाद स्टोर, सॉर्टिंग, अच्छा ये सॉर्ट होता है, ये छटाई मतलब सॉर्ट होता है। डेटा का सिलेक्शन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग करके
प्रश्न का उत्तर देता है। मतलब हमने कुछ कंडीशन अप्लाई करी, उस अप्लाई कंडीशन के आधार पर हमें सेलेक्टेड डेटा में से सॉर्ट करेगा, उसको फिल्टर कराएगा और हमने जो पूछा है वो हमें आंसर में दे देगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिवट टेबल पढ़ाई थी एमएस एक्सेल के अंदर। पिवट टेबल में हम फिल्टर अप्लाई करते थे। जैसे आप अमेज़न पर, आप फ्लिपकार्ट पर, जैसे आपको मोबाइल लेना है, ठीक है ना? मोबाइल लेना है, तो मोबाइल में कुछ फ़िल्टर्स ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे फ़िल्टर में आपको ब्रांड का नेम फ़िल्टर करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है। आपको रैम का साइज फ़िल्टर करने का ऑप्शन मिलता है। आपको प्राइस सेट करने का फ़िल्टर ऑप्शन मिलता है। कैमरा सेट करने का, ठीक है ना? या फिर ब्रांडिंग का, ईयर का, वर्जन का, ये मल्टीपल कैटेगरीज है जिनसे हम फिल्टर करा के उनकी मतलब अपने आधार पर आउटपुट ले सकते हैं। सेम वैसे ही क्वेरी काम करता है, ठीक है? क्वेरी आपके द्वारा प्रदान किए गए लिमिटेशन के आधार पर डेटा का सिलेक्शन दिखाती है। हम जो चाहते हैं उसी के आधार पर दिखाती है। क्वेरी एक से अधिक संबंधित टेबल या फिर अन्य क्वेरी से खींची जा सकती है। मतलब क्वेरी जरूरी नहीं है कि एक ही टेबल में लगाएं, आप मल्टीपल टेबल के साथ आप क्वेरी लगा सकते हैं। क्वेरी के अगर आप टाइप की बात करोगे तो क्वेरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब सिलेक्शन क्वेरी लगा सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट एंड डिलीट क्वेरी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी क्वेरी के 4 प्रकार होते हैं। वैसे इतना पूछा नहीं जाता, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा इन चीजों की बात करनी होगी, ठीक है? तो क्वेरी क्या है? यानी हम अपने प्रश्न का उत्तर अपनी कंडीशन के आधार पर चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्वेरी लगाते हैं, ठीक है? अगला टर्म है फॉर्म्स। क्या है? फॉर्म्स या फिर फॉर्म, दोनों बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट, हिंदी में पढ़ देता हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। तो फॉर्म डेटाबेस का क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका उपयोग आप डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए एक यूजर इंटरफेस बनाने के लिए कर सकते हैं। मतलब अगर आपको, पहले मैं अगला पॉइंट पढ़ देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यानी फॉर्म टेबल से लाइव डेटा रिप्रेजेंट करने में आपकी सहायता करते हैं। यह मुख्य रूप से, ध्यान से सुनना, यह मुख्य रूप से डेटा एंट्री या फिर एडिटिंग की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी आप अगर डेटा एंट्री कराना चाहते हैं तो जो सबसे आसान मेथड है या फिर जो सबसे आसान प्रोसेस है उसे हम फॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस यूजर मतलब यूजर फ्रेंडली होता है। और इस फॉर्म्स की मदद से हम डेटाबेस में एंट्री करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जब भी किसी सर्वे की बात करते हैं तो फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म इसीलिए क्योंकि फॉर्म सबसे आसान मेथड है डेटा एंट्री का। बाकी कभी वो टेबल फिल नहीं कराते, कभी वो रिपोर्ट जनरेट नहीं कराते, नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीके से डेटा एंट्री करानी तो फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल माना जाता है, ठीक है? समझ गए? डेटा एंट्री मतलब फॉर्म, क्वेरी मतलब हम अपनी क्राइटेरिया के आधार पर अपने प्रश्न का आंसर चाहते हैं तब आप क्वेरी लगाते हैं। टेबल आप लोग जानते हैं डेटाबेस का वर्किंग एरिया है। हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम रिपोर्ट है। क्या है? रिपोर्ट, ठीक है? रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट जस्ट लाइक हमें मतलब जैसा हम चाहते हैं इस रिपोर्ट को वैसा हम देख सकते हैं, चाहे तो उसकी फॉर्मेटिंग के साथ, उसकी एडिटिंग के साथ, या फिर हम समझें जैसे डेटाबेस को एंट्री कराने का सबसे आसान मेथड कौन सा था? आप बोलोगे सर फॉर्म्स। इसी प्रकार अगर आप डेटाबेस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब किसी के सामने रखना चाहते हैं कि ये हमारा डेटाबेस है, तो उसका
सबसे आसान मेथड है वो हमारा रिपोर्ट है। अब ये पूरा काम टेबल से ही होगा, यानी स्टोर्ड हमारा टेबल ही कर रहा है, लेकिन टेबल से आपको डेटाबेस रिप्रेजेंट करना है तो आप रिपोर्ट बनाइए। टेबल में कोई डेटा फिल कराना है तो आप फॉर्म्स बनाइए। टेबल से आपको अपने आंसर का क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप क्वेरी बनाइए। ठीक है ना। चलिए, तो रिपोर्ट डेस्कटॉप डेटाबेस में मुख्य रूप से सेलेक्टेड डेटा को फॉर्मेट स्वरूपित यानी फॉर्मेट, कैलकुलेट, प्रिंटिंग या फिर एनालाइज करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ऑब्जेक्ट है। यानी अगर आपको डेटाबेस का रिप्रेजेंटेशन करना है तब आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और रिपोर्ट नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अगर आप डेटा दिखाना चाहते तो आप रिपोर्ट बना दीजिए, सबसे आसान मेथड है। अगला उम्मीद है शायद लास्ट ऑब्जेक्ट हो जिसका नाम मैक्रोज है। वैसे मैक्रोज हमने वर्ड में पढ़ाया था, एक्सेल पावर पॉइंट में मैंने स्किप करा दिया था क्योंकि वही काम है जो एमएस वर्ड में करता है, लेकिन यहाँ पर फिर से उस टूल को पढ़ लेते हैं मैक्रोज को। तो एक्सेस मैक्रोज एक ऐसा टूल है, ध्यान से पढ़ना, आपको वही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जो कि आपके कार्यों को ऑटोमेटिक करने और आपकी फॉर्म, रिपोर्ट या फिर कंट्रोल में कार्य क्षमता जोड़ने की अनुमति देता है। यानी अगर आप ऑटोमेटिक टास्क करना चाहते हैं तो आप मैक्रोज टूल का उपयोग कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल से समझिए, एक एग्जाम्पल से समझिए, आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि यदि आप किसी फॉर्म में कमांड बटन जोड़ते हैं तो आप बटन ऑन क्लिक इवेंट को मैक्रो से संबंध करते हैं और मैक्रो में वे कमांड होती हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि बटन हर बार क्लिक करने पर एग्जीक्यूट हो जाए। तो आपको फिर उन कमांड को बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, वो मैक्रोज को ऑन करते ही अपने आप ऐड हो जाएगा। तो ये होता है मैक्रोज, जो कि ऑटोमेटिक टास्क को करता है। आई थिंक एक और लास्ट है टर्म मॉड्यूल। मॉड्यूल भी आ गया है। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल एक ऐसा फंक्शन है जो कि यू कैन राइट यूजिंग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, जिससे हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की मदद से लिखते हैं या फिर लिख सकते हैं। बात एक ही है, ठीक है, सफिशिएंट है। मॉड्यूल हम नहीं बनाते, मतलब हमारे प्रैक्टिकल में नहीं आता, इसीलिए इसे किताबी लैंग्वेज तक सीमित रखा जाता है। अच्छा, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, डेटाबेस के कौन कौन ऑब्जेक्ट हैं। तो जितने भी हमने टर्म पढ़े वो डेटाबेस के मोस्ट ऑफ द केस में ऑब्जेक्ट में आते हैं। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हम डेटाबेस में क्या क्या बना सकते हैं। सर आप, हम टेबल्स बना सकते हैं, क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म्स एंड मैक्रोज, ये वो 5 ऑब्जेक्ट हैं जो हम डेटाबेस में क्रिएट करते हैं और इनके साथ हम वर्क करते हैं। तो उम्मीद है यही मैंने आपको रिपीट करी। टेबल्स आप लोग जानते हैं स्टोरेज एरिया है। क्वेरी हम अपने प्रश्न का कंडीशन के आधार पर आंसर चाहते हैं तब हम क्वेरी बनाते हैं। रिपोर्ट डेटा एंट्री का सबसे आसान मेथड और रिपोर्ट हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड, और मैक्रोज ऑटोमेटेड टास्क करने के लिए एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ तक हमारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं और टर्म भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमने एक टर्म पढ़ा था डेटा टाइप। मैंने आपको डेटा टाइप का डेफिनेशन भी बताया था कि डेटा टाइप का मतलब होता है कि जब हम कॉलम बना रहे, जब हम टेबल में फील्ड या कॉलम या हेडिंग को सेट करें तो हर कॉलम की हम एक डेटा कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि हमें किस प्रकार का डेटा लिखना है। यानी हर कॉलम का एक प्रॉपर्टीज डिफाइन किया जाता है जिसे हम डेटा टाइप कहते हैं कि आखिर उस कॉलम में किस प्रकार का डेटा लिखा जाएगा, वो डेटा टाइप डिफाइन करता है। अब पता है अच्छी बात यह है कि डेटा टाइप के जो नाम हैं उनमें उनका डेफिनेशन छिपा हुआ, आपको ज्यादा माइंड पे प्रेशर डाल के उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे शॉर्ट टेस्ट और लॉन्ग टेस्ट, ये ऐसे डेटा टाइप हैं जिस फील्ड में आप टेस्ट लिखना चाहते हैं तब आप इनका यूज कर सकते हो। सर अगर इनका यूज एक ही है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इनके नाम में छिपा हुआ है। शॉर्ट का मतलब छोटा,
जब आप लिमिटेड टेक्स्ट लिखना चाहते हो, यानी आप टेक्स्ट के कैरेक्टर 255 तक लिखने हैं, तब आप शॉर्ट का यूज करोगे। और लॉन्ग यूज करना है, यानी 65,536 कैरेक्टर की लेंथ तक अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, तब आप लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। लॉन्ग और टेक्स्ट मतलब जब आप किसी फील्ड में अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तब आप इनका यूज कर सकते हो। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है। आगे अगला है नंबर। अब नंबर खुद की डेफिनेशन डिफाइन कर रहा है। जब हम किसी कॉलम में नंबर लिखना चाहते हैं, तब हम नंबर डेटा टाइप का यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 जैसे भी लिखना है, यही बात है ना। लेकिन नंबर का साइज 1 2 4 8 और 16 बाइट का हो सकता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म है, कभी कभी किसी पेपर में आपको देखना मिलेगा। डेट एंड टाइम नाम में ही डेफिनेशन है। जब किसी फील्ड में डेट एंड टाइम लिखना है, तो हम डेट एंड टाइम का सिलेक्शन करेंगे। और डेट एंड टाइम का जो साइज है ना, 8 बाइट का होता है। इन्हें अगेन आप सोचो, याद करें, जरूरी नहीं। देखो करेंसी, जब हमें किसी फील्ड में मुद्रा लिखनी है, करेंसी बतानी है, तब आप लिखिए करेंसी। जैसे हम एक्सेल में नंबर ग्रुप में हम कॉलम की कैटेगरी डिफाइन करते थे, किस प्रकार का डेटा आएगा, वैसे ही डेटाबेस में हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, 8 बाइट करेंसी का भी टाइप होता ऑटो नंबर। ऑटो नंबर, ऑटो नंबर का मतलब है कि अगर आप ऐसा फील्ड बनाना चाहते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ हम जब सीरियल नंबर कभी कभी बनाते हैं टेबल में, तो सीरियल नंबर में आपको अपने आप नंबर मिल जाएगा। आपको मतलब लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप नंबर आ जाएगा। लेकिन ये नंबर फील्ड की तरह ही कंसीडर किया जाता है। इसका जो साइज है ना, 4 बाइट का होता है, ठीक है। यस नो, जब आपको लॉजिकल वैल्यू लिखना है, लॉजिकल वैल्यू ट्रू फॉल्स डालनी है, यस नो डालनी, काफी बार आपको पता है कि हमें किसी फील्ड में सिर्फ 2 ही वैल्यू चाहिए, तो उस केस में हम यस नो डालते हैं। इसका जो साइज है ना, 1 बिट का होता है, ये जरूरी है, साइज ये यूनिक है। बाकी अगर मैं अटैचमेंट की बात करूं, अटैचमेंट, इट स्टोर फाइल सच एज a डिजिटल फोटो, मल्टीपल फाइल कैन बी अटैच पर रिकॉर्ड, यानी लिमिट है 2 GB तक। यानी अटैचमेंट के साथ हम क्या करेंगे, यानी ऐसा फील्ड जिसके साथ हमें कोई फाइल अटैच करनी है, तब हम उस फील्ड को अटैचमेंट कैटेगरी या अटैचमेंट डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जब अटैचमेंट बढ़ा, तो अटैचमेंट जैसे ही हमें और भी फील्ड मिलेंगे, जैसे हाइपरलिंक मिलेगा, OLE मिलेगा। अब आप बोलोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब आपको फोटो चाहिए, जब आपको फोटो चाहिए, तब आप अटैचमेंट के साथ जाओ, या ऐसी फाइल चाहिए जिसका साइज 2 GB से कम है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हमें इमेज के अलावा दूसरा फाइल फॉर्मेट चाहिए, जैसे आपको कोई ऑडियो फाइल लगाना है, कोई वीडियो फाइल चाहिए, कोई अदर ऑब्जेक्ट चाहिए, तब आप OLE के साथ जाएं। अच्छा, OLE का फुल फॉर्म क्या है, पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। पता है इनको, वो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। और हाइपरलिंक नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसा डेटा टाइप जिसमें कोई वेब एड्रेस, कोई ईमेल एड्रेस हम स्टोर करना चाहते हैं, तो वहां पर हम उस कॉलम में, उस फील्ड में, उस हेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब है कि एक से अधिक फील्ड, एक से अधिक फील्ड के डेटा टाइप का उपयोग करने वाले व्यंजक बनाने में आपकी सहायता करता है कैलकुलेट। तो ये लेटेस्ट वर्जन में है, बट पुराने वर्जन में शायद आपको ना मिले। तो मैंने पूछा था कि OLE का मतलब है ऑब्जेक्ट, OLE
लिंकिंग एम्बेडिंग एम्बेडेड एम्बेडिंग लिंकिंग, हाँ ऑब्जेक्ट ही है आई थिंक। सही है, लिंकिंग एम्बेडेड बिल्कुल करेक्ट है भाई, हाँ जी सही लिखा है शिवानी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, यहाँ डेटा टाइप समझ में आ गया, पूरा एक्सेस खत्म हो गया, लेकिन कुछ टर्म और हैं उन्हें देख ले। जैसे आखिरी डेटा टाइप होता क्या है, व्हाट इज द डेटा टाइप। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी किताबी लैंग्वेज की मदद से पढ़ लेते हैं। डेटा टाइप जब भी डीबीएमएस आए, डीबी आए, डीबी मतलब डेटाबेस, समझ जाना डेटाबेस। डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जब हम स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन डेटा का कलेक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मेथड हमारा डेटाबेस ही माना जाता है। और डेटाबेस को हम डीबीएमएस के नाम से भी जानते हैं, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अगर डेटाबेस पढ़ लिया है तो हमें आरडीबीएमएस भी मिल जाएगा, जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस के नाम से जानते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में देखो, डेटाबेस तो हम जो भी फाइल बना रहे हैं, जो भी हमारे चाहे वर्ड की फाइल हो, हमारे नोटपैड की फाइल हो, इमेज फाइल हो, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, ये सब डेटा ही, ये सब हमारा डेटा ही है जो कि हम एज अ स्टोरेज के लिए यूज करें। लेकिन हम आरडीएमएस का यूज कब करते हैं, जब हम ऐसा सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज डेटा को स्टोर करने, डेटा को मैनेज करने, डेटा के साथ क्वेरी करने, डेटा के साथ रिट्राइव करने की परमिशन देता है, तो उसे हम रिलेशनल डेटाबेस के नाम से जानते हैं। मतलब रिलेशन बिल्ड करना उस डेटाबेस के साथ। इसीलिए आपने पढ़ा था कि एमएस एक्सेस में जो डेटा हम फिल कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि एक ही टेबल में हो, मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, और उन टेबल्स के बीच में आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, क्वेरी लगा सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ये सारे एलिमेंट अप्लाई होते हैं। तो वही फंक्शन यहाँ पर आरडीबीएमएस में लिखे हैं कि हम डेटाबेस से क्या होता है, आरडीबीएमएस में हमारा डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की एक्यूरेसी, डेटा की इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी, ये सभी मेंटेन की जाती हैं। डेटाबेस का जो फंक्शन है, चाहे तो वो स्टोरेज का हो, एक्सेस का हो, परफॉर्मेंस का हो, ये हमारा फंक्शन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का ही रहता है, जिसको वो डेटा दिया गया है। आरडीबीएमएस हमारे यूजर और एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे वो क्वेरी, वो रिपोर्ट, वो रिट्राइव, ये सारी जो फंक्शन है उसे परफॉर्म कर पाता है। तो रिलेशन का मतलब होता है कि दो चीजें उनके बीच में हम चाहे तो क्वेरी कर लें, चाहे उनका संबंध से एक नया डेटा बना लें, वो सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, चलिए, तो अगेन नया टर्म नहीं है आरडीबीएमएस। अब बात आती है डेटाबेस बनाने के लिए हम किन किन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। हमारा एमएस एक्सेस तो एग्जांपल में आता ही है, एमएस एक्सेस तो एग्जांपल में आता ही है, ऑलरेडी लिखा है, लेकिन इसके अलावा कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो आप ओरेकल है, फॉक्स प्रो है, एक्सक्यूएल सर्वर है, इनफॉर्मिक्स है, डीबी 2 है, एसएपी साइबेस एएसई है, फाइल मेकर है, अमेज़न आरडीएस है। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। बाकी डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या है, तो ये भी आपको पॉइंट की मदद से यहाँ पर लास्ट में समझ में आ जाएगा, जो कि मैंने डिफाइन किया हुआ है, आप इसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसे भी समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। डीबीएस में डेटा को एक फाइल में स्टोर किया जाता है, जबकि आरडीबीएमएस में डेटा को टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। मैंने बताया था कि फाइल है वो स्टोर हो रही, वो भी डेटाबेस ही है, लेकिन आरडीबीएमएस में मोस्ट ऑफ द केस में टेबल में हमारा डेटा स्टोर किया जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा थ्योरी पॉइंट हो जाते हैं, जिन्हें मैंने आपको समझाया।
लेकिन इसके अलावा इंटरफेस भी होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंटरफेस भी होता है। अगर उस इंटरफेस को मैं आप दिखाऊँ आपको, तो इंटरफेस को दिखाने से पहले अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि इंटरफेस को दिखाने के बाद मैं तुरंत आपको क्वेश्चंस कराऊँगा, क्योंकि ये सेशन कंबाइंड होगा, अलग से सेशन नहीं रखेंगे क्वेश्चंस का। तो सारे क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, मैं कुछ ही क्वेश्चन कराऊँगा। बाकी पीडीएफ आपको दे दिया है क्वेश्चंस का, नहीं मिले तो आप मुझे बता देना, मैं अगेन भेज दूँगा। दूसरा ये है कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको मतलब बैच में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर लेना। लेकिन कुछ क्वेश्चन का मैं करा दूँगा, बाकी फिर आप कर लेना, क्योंकि इतना ज़्यादा खास नहीं है। तो इंटरफ़ेस पहला ही आता है, आप सभी को पता है कि जब हम किसी भी जैसे एमएस वर्ड को ओपन करते थे, एक्सेल को ओपन करते थे, पावर पॉइंट को ओपन करते थे, तो सबसे पहले हमें जैसे वर्ड को ओपन करते थे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता था। एक्सेल ओपन किया तो ब्लैंक वर्कबुक आया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन आया, यहाँ पर क्या है, ब्लैंक डेटाबेस आया। तो ये वही टेम्पलेट है जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, जो भी आप टेम्पलेट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। सभी को पता है कि सबसे टॉप की बार को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में हमारे 3 चीज़ें थी। क्विक एक्सेस टूलबार, सेंटर में फाइल का नाम जो कि डेटाबेस 1 के नाम से आता है, और राइट में हमारे पास कंट्रोल बटन जो कि सेम है। बाकी टाइटल बार के नीचे हमारा रिबन एरिया होता है, यही मेन था, क्योंकि फंडामेंटल रूप से अगर देखा जाए तो रिबन का ही पूरा खेल था, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में हमने बहुत अच्छे से समझा था। अगर हम रिबन में जाएँ तो हमारे पास जो टैब है उनमें फाइल टैब, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस, टूल, फील्ड और टेबल नज़र आते हैं। ये वो हमारे पास टैब हैं जो हमें एक्सेस में अवेलेबल होते हैं। अब आपको पता है कि जब टैब पढ़ लेते हैं तो टैब के बाद हमें ग्रुप में जाना होता है, और ग्रुप के बाद हमें कमांड में जाना होता है। तो अगर आप उसे भी एक्सेस करोगे तब भी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले इंटरफेस में आप देखोगे तो यहाँ पर एक्सेस के आपको सारे ऑब्जेक्ट नज़र आएँगे। चाहे तो आप टेबल बनाओ, क्वेरी बनाओ, रिपोर्ट बनाओ, फॉर्म बनाओ, ये सारे आपको यहाँ पर लिस्टिंग के फॉर्म में नज़र आएँगे, बताया भी था। यहाँ पर आप टेबल बना सकते हो, जितनी भी टेबल रहेंगी सभी यहाँ पर आएँगी। यहाँ पर आप डेटा टाइप मतलब जो कॉलम्स बनाओगे उनके आप डेटा टाइप सेट कर सकते हो। ठीक है? ये हमारे स्टेटस बार है जहाँ पर डेटा शीट व्यू नज़र आता है। हमारे रिकॉर्ड कितने ये नज़र आएँगे, आपको सर्च कर सकते हो, सर्च का फ़िल्टर ऑप्शन भी नज़र आता है। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको नमलॉक ऑन है वो नज़र आ रहा है। ये आपके शीट को एडिट करने का व्यू है, ये आपको राइट साइड में नज़र आता है। इसके अलावा अगर आप जैसे अदर पे जाते हो, जैसे आप होम टैब पर गए, ये तो आपका वो व्यू था जो आपको डिफ़ॉल्ट रूप से नज़र आता है जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो। लेकिन डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो व्यू जो टैब होता है वो होम है। जैसे आप होम पर जाओगे तो आपको होम की कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आएँगी। जैसे क्लिपबोर्ड हमें पता है कि हमारे सभी चाहे तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में हमने देखा था। सिर्फ यहाँ पे व्यू है, व्यू इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें टेबल के व्यू नज़र आते हैं कि हम किस प्रकार से टेबल को देखना चाहते हैं। बाकी यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो सॉर्ट एंड फ़िल्टर है, आप रिकॉर्ड है, फाइंड आप लोग जानते हो किसी चीज़ को सर्च करना है। यहाँ पर टेक्स्ट की फ़ॉर्मेटिंग है, फ़ॉर्मेटिंग के बारे में आप अच्छे से जानते हो, चाहे वो टेक्स्ट फ़ॉन्ट का फ़ेस हो, साइज़ हो। यहाँ पे ये देखो नंबरिंग बुलेटिन है, ये आपका अलाइनमेंट है, ठीक है ना? एक पैराग्राफ सिंबल है, ये आपके अलाइनमेंट सॉरी ये आपके इंडेंट है, ये अलाइनमेंट है, ये आपके टेक्स्ट के स्टाइल हैं, कलर है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत अच्छे से जो नहीं जानते उसे भी आप देख सकते हो। ये देखो आपके टोटल हैं, यानी आप मतलब फ़ॉर्मूला लगा सकते हो, स्पेलिंग ग्रामर चेक कर सकते हो, सेव कर सकते हो, फाइल को रिफ्रेश करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएँगी। बाकी अदर अगर आप मतलब टैब पर जाना चाहो तो वो टैब भी आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। जैसे वैसे ये अभी तक पूछा नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि कभी किसी को लगे सर आपने बताया नहीं। तो अगर आप क्रिएट जैसे हम इंसर्ट करते थे ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, वैसे ही यहाँ पर क्रिएट होता है कि हम क्या-क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हम
टेबल बना सकते हैं, हम क्वेरी बना सकते हैं, हम फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्म के अलावा हम रिपोर्ट बना सकते हैं, रिपोर्ट के अलावा मैक्रोज, हमने 5 ही ऑब्जेक्ट पढ़े थे वो बना सकते हैं। इसी मैक्रोज के अंदर हमें मॉड्यूल मिलता है, इसीलिए मॉड्यूल भी हमारा एक्सेस के ऑब्जेक्ट में हमने कंसीडर किया था, ठीक है। तो ये सारे वही ऑब्जेक्ट हैं जो कि ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं। आगे जाएं तो आगे जाएं, जैसे आप अगर एक्सटर्नल डेटा में जाओगे तो एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी डेटा। अगर हमें कोई बाहरी डेटा अगर लेना है, चाहे तो किसी फाइल को इंपोर्ट करने की बात हो या फिर किसी फाइल को एक्सपोर्ट करने की बात हो। इंपोर्ट का मतलब होता है कि कोई हमारे पास पहले से बना डेटा उसे हम लेना चाहते हैं। अब वो डेटा है वो हमारा टेक्स्ट फाइल में हो सकता है, वो एक्सएमएल फाइल में हो सकता है, वो एक्सेल फाइल में हो सकता है, वो एक्सेस फाइल हो सकती है, वो ओ डीबी सी फाइल हो सकती है, या फिर मोर कोई अदर फाइल हो सकती है, वहां से भी आप इंपोर्ट करा सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है कि आपने जो फाइल बनाई है उसे आप सेव करना, जैसे आप एज अ टेक्स्ट फाइल सेव कर सकते हो, एज अ पीडीएफ फाइल सेव कर सकते हो, एज अ ईमेल सेंड कर सकते हो, या फिर एक्सेल फाइल बना सकते हो, वर्ड के साथ मर्ज भी कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो टर्म ऐसे हैं जिनके बारे में आप मीनिंग्स तौर पर तो जानते ही। एक्सपोर्ट मतलब बाहर निकालना, इंपोर्ट मतलब अंदर लाना। जब आप डेटाबेस टूल के साथ जाएंगे तो डेटाबेस टूल भी आपको नजर आ जाएगा। जैसे डेटाबेस टूल में अगर आप जाएंगे, आता नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे टूल आपको नजर आ रहा है, मैक्रोज यहाँ पर है, रिलेशनशिप आप लगा सकते हैं, एनालाइज यूज कर सकते हैं, एनालाइज के साथ आप डेटा को मूव कराना है तब आप जा सकते हैं। अगर आप फील्ड और टेबल में जाएंगे तो फील्ड और टेबल में आपको पता है कि फील्ड हमारा कॉलम होता है, फील्ड हमारा कॉलम है। फील्ड क्या है? कॉलम, जहां पर हम डेटा टाइप सेट करते थे। तो इसी प्रकार आपको फील्ड के वो सारी चीजें नजर आएंगी। जैसे आप फील्ड के व्यू चेक कर सकते हो कि आप किस प्रकार से व्यू आपके टेबल का बना हुआ है। यहाँ पर एड और डिलीट है, अगर आप एड और डिलीट पर अच्छे से नजर डालोगे तो ये देखो शॉर्ट टेस्ट है, मतलब आप किसी फील्ड पर आपको फील्ड लगाना, शॉर्ट टेस्ट नंबर लगाना है, करेंसी लगाना है, डेट एंड टाइम, यस नो, मोर फील्ड, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आप आपके फील्ड क्या, फील्ड मतलब कॉलम होता है। आपको कोई नेम और कैप्शन लगाना है, कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो वो सारी चीजें भी लगा सकते हो। लास्ट हमारे पास जो क्या बोलते हैं टैब है, उसका नाम टेबल है। टेबल में जाओगे तो टेबल के आपको ऑपरेशन नजर आएंगे, टेबल की क्या ऑपरेशन है आप उसे भी एक नजर में देख लीजिए। टेबल की आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, बिफोर चेंज, चेंज से पहले टेबल कैसी थी, बिफोर डिलीट, डिलीट करने के बाद कैसी थी, इवेंट डिलीट कर दिया तो बाद, आफ्टर, ये मैक्रो, सारी चीजें हमें यहाँ से नजर आती। ठीक है, तो ये हमारे पास वो मतलब इंटरफेस है जो हम यूज करने पे देखेंगे, बट इतना आता नहीं है पेपर में, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं जितना हमने पढ़ा उससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि मेन वही है। अभी आपको जो इंटरफेस में समझ में नहीं आया तो इतना ज्यादा डरने की टेंशन नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल करोगे तभी, और प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं, इवन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिकल पे जा रहे हो। वो तो मैंने पढ़ा दिया जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी आप लोग छोड़ सकते हो, कोई इतना बड़ा टेंशन वाली बात नहीं। चलिए समझते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पहला ही आप कर दीजिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। कलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसमें कर लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे ही एमएस एक्सेस में इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं, हमने जो डेटा टाइप पढ़े हैं उनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है, अब पढ़ो। नंबर पढ़ा था सर, बिल्कुल। करेंसी पढ़ा था, बिल्कुल। डेट एंड टाइम, बिल्कुल। लेकिन लेवल नाम का कोई डेटाबेस आपने नहीं पढ़ा, डेटा टाइप। तो आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी। यही बात है ना। इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखूं
तो एमएस एक्सेस में बनाए गए डेटाबेस का एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन जानते हैं सर? बिल्कुल जानते हैं। तो आपको पता है एमडीबी ACCDB था, लेकिन ये इनकरेक्ट होगा। MBD नहीं होता, .doc वर्ड का होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट पढ़े थे, क्या क्या बना सकते हैं? सर टेबल बिल्कुल बना सकते हैं, क्वेरी बिल्कुल बना सकते हैं, रिपोर्ट बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप हम नहीं बना सकते, लगा सकते, बना नहीं सकते। लेकिन बाकी कौन से पढ़े थे? तो आपको पता है हमने फॉर्म पढ़ा था, हमने मैक्रोस पढ़ रखा है, मॉड्यूल्स भी देखा था, लेकिन मॉड्यूल्स ऑब्जेक्ट नहीं आता। अभी आए तो रख लेना। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। काउंटिंग आप कर लेना, मैंने काउंटिंग नहीं करी है कितने डेटा टाइप होते हैं, तो आप एक बार काउंटिंग कर लेना। सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सेलेक्टेड जितने जरूरी हैं। ये तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कर दीजिए, 22 ये अच्छा है। यानी एमएस एक्सेस का आप उपयोग कर रहे हैं, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेस डेटा टाइप का उपयोग टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन टेक्स्ट का जो लेंथ है ना, बहुत लंबा होना चाहिए। 22। देखो हमने दो प्रकार के पढ़े थे, शॉर्ट पढ़ा था, शॉर्ट टेस्ट, एक लॉन्ग टेस्ट, लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। आप सभी को जो शॉर्ट टेस्ट को हम पुराने वर्जन में टेस्ट नाम से जानते हैं और लॉन्ग टेस्ट को हम मेमो के नाम से जानते हैं। अब आप आंसर बता दो। देखो करेंसी करेंसी के लिए, नंबर नंबर के लिए, ये दोनों नहीं आएंगे, ये कंफर्म है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रहा है, एक टेस्ट आ रहा है, एक मेमो आ रहा है। तो शॉर्ट टेस्ट को पुराने वर्जन में टेस्ट डेटा टाइप कहते हैं और लॉन्ग टेस्ट को पुराने वर्जन में मेमो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लंबे टेस्ट की बात आ रही है जिसका लेंथ बहुत बड़ा है, तो हमारा लॉन्ग आएगा, लॉन्ग को मेमो कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आएगा। काफी लोगों ने तो 23 भी कर दिया है। 23 क्या है? 23 में बोला गया है कि आप उस फील्ड में अधिकतम लेटर कितने दर्ज कर सकते हैं जिसका डेटा टाइप शॉर्ट टेस्ट है, छोटा टेस्ट है। शॉर्ट टेस्ट जिसे पुराने वर्जन में हम टेस्ट के नाम से जानते हैं, आपको पता है उसका लेंथ कितना था सर? 255 कैरेक्टर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा। और तो कर लोगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट एक्सेल होता है, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट होता है, डेटाबेस एक्सेस होता है। तो इस प्रकार का कॉमन क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 26 वाला भी कॉमन है कि हम प्रत्येक डेटाबेस को स्टोर करने वाला जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होगा। जब हम 2007 में अगर हम फाइल को स्टोर करें वो भी डेटाबेस, तो आप सभी को पता है
कि जो txt है वो नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो जो RTF है वर्ड पैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है, .doc MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है, ACC डेटाबेस जो कि MS एक्सेस की फाइल है। ट्वेंटी नाइन बता दो, 29 बता दो। यानी डेटाबेस टेबल में द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन की कैटेगरी क्या होती है, टपल, फील्ड, रिकॉर्ड। आप सभी को अगर याद हो तो रो को हमने रो को स्लैश करके टपल लिखा था और इसी को स्लैश करके हमने रिकॉर्ड बोला था। सही बात है। अगर नहीं याद है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, रो टपल रिकॉर्ड लिखा है, रो टपल रिकॉर्ड। अगर इसका आंसर टपल होगा तो रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा? सही बात है ना। अगर आपने आंसर में क्या लगा दिया, अगर आपने आंसर में क्या टपल लगाया तो भाई रिकॉर्ड क्यों नहीं लगाओगे, सबसे बड़ा सवाल। और अगर रिकॉर्ड लगा रहे हो तो टपल क्यों नहीं लगाओगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है ना। कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब किस प्रकार का हम डेटा लिख रहे हैं, तो सर हमारा फील्ड आएगा जिसे हम क्या कहते हैं सर, कॉलम कहते थे, कॉलम। एट्रीब्यूट्स हेडिंग्स के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। जिन्होंने सेकंड किया वो सही है, काफी लोग थर्ड करें, तो भाई आप फर्स्ट क्यों नहीं लगा रहे? कुछ लोगों ने थर्ड लिखा है 29 का आंसर, तो भाई फर्स्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिकॉर्ड और टपल एक ही बात है ना, तो रिकॉर्ड के साथ जा रहे हैं, टपल के साथ क्यों नहीं जा रहे? कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब ही कॉलम की बात कर रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नॉन न्यूमेरिक डेटा का एग्जाम्पल है? नॉन न्यूमेरिक मतलब जिसमें नंबर नहीं है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो स्टूडेंट के मार्क्स सर नंबर में होते हैं, एम्प्लॉय की एज नंबर में होती है, स्टूडेंट का वेट नंबर में होता है, एम्प्लॉय का नेम सर टास्क में होता है। यहां पर पूछा जा रहा है कि नॉन न्यूमेरिक मतलब बिना नंबर का वो कौन सा डेटा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे कि सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 31 आधा दिख रहा है लेकिन मैं इसे पढ़ के बता देता हूं, आप लोग आंसर बता दीजिएगा। 31 ये है कि टेबल के डेटा को फिल्टर लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है ताकि आपको केवल वही जानकारी मिले जो आप एमएस एक्सेस में चाहते हैं। मतलब आप टेबल डेटा में फिल्टर लगाएं, फिल्टर के आधार पर आपको वही इंफॉर्मेशन मिले जो आप चाहते हैं। मतलब आप अपने क्वेश्चन का आंसर क्राइटेरिया के आधार पे चाहते हैं। अब आप बताइए कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट था हमारे डेटाबेस में जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारी क्राइटेरिया के आधार पे देता था। अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म से तो डेटा एंट्री होता था, तो क्या ये होगा? आप बोलोगे नहीं। मैक्रोज टास्क को ऑटोमेटिकली करता था, ये नहीं। डेटा को रिप्रेजेंट करता था, रिपोर्ट भी नहीं। तो क्वेरी हमारे प्रश्न का जो आंसर है वो हमारी क्राइटेरिया के आधार पर देता है, जिसे हम फिल्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा जो आप लोग लगा रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है
लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, और हम इसे समाप्त करते हैं सेशन को। क्या है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गलत स्टेटमेंट बताना है रिलेशनल डेटाबेस के संबंध में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई रिलेशन का मतलब जो मतलब एक रिलेशन इज नॉट अ फाइल, मतलब जो रिलेशन है वो कोई फाइल नहीं होती। यही बात है, मतलब रिलेशन फाइल नहीं होती क्योंकि डेटाबेस फाइल होती है। रिलेशन सिर्फ हमारे एज अ टेबल में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एवरी फील्ड, प्रत्येक फील्ड में, फील्ड इज अ सिंगल वैल्यू, मतलब प्रत्येक फील्ड में एक सिंगल वैल्यू ही, एक प्रत्येक फील्ड एक सिंगल वैल्यू होता है। प्रत्येक फील्ड सिंगल वैल्यू होता, मतलब जो हमारा कॉलम है वो सिंगल वैल्यू का रहेगा। ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, होल्ड करते हैं, बाकी ऑप्शन पढ़िए आप। द रिकॉर्ड हैव यूनिकली आइडेंटिफाई फील्ड, मतलब जो हमारा रिकॉर्ड है उसे फील्ड के द्वारा हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ये बात सही है, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि जो हमारा फील्ड है वो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और टेबल में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि जब टेबल में जो हम फील्ड बनाते हैं, जो कॉलम बनाते हैं, वो यूनिकली होता है, मतलब हमारे टेबल में एक ही होगा। ये टर्म लिखा है मैंने कि प्रत्येक कॉलम मस्ट हैव यूनिक नेम, अकेला उसी का नाम रहेगा और कॉमन नेम नहीं रहेगा। तो ये बात भी सही है, यहां पर बोला गया। लास्ट है, एक रिलेशन डेटाबेस का टेबल्स का संग्रह होता है। ये बात सत्य है, मैंने लास्ट में बताया था कि डेटाबेस फाइल होती जबकि रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स का कलेक्शन होता है। तो ये बात सत्य है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू पर हमारा प्रत्येक कॉलम डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो फील्ड हो कॉलम हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम एमएस एक्सेस के सेशन को करते हैं समाप्त, जो कि हमने थ्योरी, क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिकल या फिर इंटरफेस के फॉर्म में समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी ये जो पीडीएफ है शायद आपकी क्वेश्चंस वाले फाइल में लगी होगी, आप देखना। हो सकता है एक आध क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकता है। मैंने आपकी पीडीएफ में मात्र 29 क्वेश्चन तक दिया हो, बाकी जो क्वेश्चन ऐड किए वो मैंने खुद लाइव में करा दिए। तो आप ऐसा मत करना कि आपके पीडीएफ में 29 क्वेश्चन हो, आप फिर से बोलोगे सर पीडीएफ सेंड कर दो, तो वो नहीं होगा। क्योंकि मैंने फाइल विजिट की थी तो मुझे लगा शायद 29 ही क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हैं। बाकी जितने क्वेश्चन नए ऐड किए थे वो मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिए, मतलब आगे सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सेशन था जिसमें हमने डेटाबेस की बात करी। कोई डाउट है तो आप बता दीजिए मुझे। हाँ जी, ठीक है। और अभी 9:30 पर मैं आपके साथ मीटिंग करूंगा, क्योंकि आज मीटिंग रखी थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो अभी 9:30 पर आपको एक नई लिंक मिलेगी, तो आप मेरे साथ मीट कर सकते हैं और जितने भी डाउट हैं। और हाँ भाई, जिन्हें स्टूडेंट का टारगेट पेपर क्वालिफाई करना है वो इस टॉपिक को छोड़ सकता है, मतलब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। इनको सिर्फ पास होना, हाँ, इनको एक भी नंबर नहीं छोड़ना, उनको करना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस उनको पहले प्रायोरिटी पर कंप्लीट करना। ठीक है, 29 क्वेश्चन रिपीट कर दो। देखो 29 क्वेश्चन है। कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा जो डेटा है उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी हेडिंग क्या है। और कैटेगरी हमेशा फील्ड में बताई जाती है या कॉलम में रिकॉर्ड की जाती है, इसीलिए हम, नहीं तो आपको मैं अगर रिप्रेजेंट कराऊं, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक मिनट में आपको एक चीज बताता हूँ जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको पढ़ाई थी, शायद मैंने आपको एमएस ऑफिस में पढ़ाई थी। एमएस ऑफिस में आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पर पढ़ाया है।
ये क्वेश्चंस हैं, क्या है ये क्वेश्चंस हैं, ये नहीं पढ़ाया था मैंने। जस्ट वेट करिएगा, वेट 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 वेट, मैंने आपको बताया था, देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मेल मर्ज में बताई थी ये चीज, मेल मर्ज में। देखो ये रहा, देखो लिखा था, ये बताया था फील्ड जिसे हमने कॉलम बोला था, और ये बताया था रिकॉर्ड जिसे हमने रो बोला था। क्या होता है डेटा कैटेगरी, क्या होता है डेटा कैटेगरी, जो कि स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन का जो पीस है, इंफॉर्मेशन की जो कैटेगरी है, उसे ही हम फील्ड कहते हैं। और इस फील्ड के ग्रुप को हम रिकॉर्ड कहते थे, जिसे हम रो के नाम से भी जानते हैं। तो ऑलरेडी चीजें आपको बता दी गई हैं, फिर भी चीजों को आप स्टोर करके रखिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ जी। 40% टेंशन खत्म, बहुत अच्छा सिलेबस खत्म, तो बहुत मतलब धमाकेदार तरीके से। अभी समय बहुत है हमारे पास, लगभग लगभग मान के चलिए 18 डे का समय, 18 दिन का समय है। बट मैं आपको फ्री नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपकी पूरी ज़िम्मेदारी मैंने ही ली है, चाहे तो आपके सिलेबस की हो, आपके डाउट की हो, आपकी प्रैक्टिस की हो, आपके रिवीजन की हो, आपके क्विज़ कराने की हो, टेस्ट कराने की हो, मैथ्स की हो, रीजनिंग को, सबकी मेरी ही ज़िम्मेदारी है। तो मैथ्स की क्लासेस भी आपको मॉर्निंग में, कल का सेशन मैं नहीं रख रहा हूँ मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आपको मैथ्स का एक सेशन और पीडीएफ दोनों भेजा जाएगा। तो आप उस मैथ्स की वीडियो को देख लेना और मैथ्स की पीडीएफ को अपने पास रख लेना। बाकी मैथ्स के सेशन के लिए, देखो जिनको मैथ्स नहीं आता भाई, तो आपका जो टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम पर मैथ रखा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 8 बजे सुबह आपको मैथ्स पढ़ा दूं या शाम को मैथ्स पढ़ा दूं, तो वो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा समय देके ही मैथ्स पढ़ना होगा। मैथ्स पढ़ने के दो तरीके, आपको बिल्कुल नहीं आता तो एक से दो टॉपिक आप उन्हीं को पढ़िए। आपको अगर आता है तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आप उन्हें सॉल्व कर लो, और जो डाउट वाले क्वेश्चन है उन्हें आप पूछ लो। ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, आपको डेली लाइव नहीं आना, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि मैथ्स और रीजनिंग को हम 4 से 5 दिन में खत्म कर लेंगे, यानी 4 से 5 क्लास सफिशिएंट मानी जाती है। तो मॉर्निंग की क्लास कल नहीं है, कल मैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भेजूंगा जो कि रिकॉर्डेड है। आपको जब समय मिले तब देख लेना। आपको लग रहा है कि अभी भेज दो, हम रात में देख लेंगे, फ्री है तो आप रात में देख लेना, मैं रात में भेज दूंगा, चॉइस आपकी है। कल से हम रिवीजन और सुपर क्विज, मॉक टेस्ट तीनों की शुरुआत करने वाले। ठीक है, बाकी किसी की कोई परेशानी, दुख दर्द है, तो अभी मैं 9:30 पर मिल रहा हूँ, जूम की मीटिंग है जिसमें मैं अपनी नहीं सुनाऊंगा, आपकी सुनूंगा। आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो से मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।